देखिए, कुछ इलेक्ट्रिकल में की पॉइंट्स हैं और वो उनका याद रहना हमें बहुत ज़रूरी। जैसे कि मेरा नाम क्या है यदि मुझे पता नहीं है तो मेरी आइडेंटिफिकेशन अब आधार कार्ड बताएगा, बताएगा कि नहीं। एक चीज़ बड़े पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ मैं आपसे, हमारा जो आधार कार्ड का जो डेटा है, हमारा डेटा चोरी हो चुका है, पता है आपको। आने वाले समय में हमारा थंब का फिंगरप्रिंट बिना लगाए कोई भी हमारा पैसा निकाल लेगा। इसलिए अपने अकाउंट में पैसा रखना बंद करो, अब ज़मीन जायदाद खरीद लो। रिसेंटली एक बहुत अच्छा न्यूज़ आया, अभी एप्पल का फ़ोन हैक होने लगा है। आज की लेटेस्ट न्यूज़ है बेटा। क्यों हो रहा है मालूम है आपको? हमारा जो आधार कार्ड में हमारे पूरे उंगलियों का डेटा है फिंगरप्रिंट। और आपको ये भी पता होगा कि यदि मैं किसी जगह पर फिंगरप्रिंट लगाता हूँ, मतलब मेरे फिंगरप्रिंट की कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन कहीं ना कहीं जमा है, तभी तो वो एक्सेस कर रहा है ना। वो आई स्कैन एग्ज़ाम देने बैठो, मतलब मेरे आइरिस का उसको स्कैनिंग करके रखा है उसने, तभी तो स्कैन करने के बाद वेरीफाई करता है वो। अब ये मुझे बताइए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि मैं किसी बैंक में गया, बैंक में अपनी पूरी डिटेल मैंने आधार कार्ड के अंदर अपडेट करके दे दिया है। यदि किसी ने मेरा आधार कार्ड का डेटा चोरी कर लिया और बैंक गया, या ऑनलाइन की प्रक्रिया ऐसे होती है कि आधार कार्ड के नंबर से आजकल पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, थंब से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। यदि किसी ने मेरे अंगूठे का क्लोन बना लिया, क्लोन बड़ा आसानी से बनता है, तरीका बताता हूँ आपको मैं, एकदम इजी। आपने ग्लू गन देखे हो ना, ग्लू गन देखे हो जो चिपकाने वाला होता है। यदि आप अपने अंगूठे का, ये अंगूठा है आपका, अंगूठे के ऊपर यदि ग्लू गम का, मानकर चलो आपने कहीं थंब लगाया और उसके ऊपर आप उस ग्लू गम को डाल दो, तो जो ग्लू गम के ऊपर है पूरा ऐसे आपके अंगुली में जो है उसके निशान आ जाते हैं, सेम जैसा का वैसा, मतलब सेम जैसा का वैसा निशान आ जाएगा। उसको अब वो जहां पर यूज करेगा वहां पर पासवर्ड खुल जाएगा। और जब वहां पर पासवर्ड खुल गया मतलब आपका डेटा हैक, आपका फोन हैक, आपके अकाउंट का पैसा गायब। क्या कर लोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। और रिसेंटली इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडियंस का डेटा हैक हो चुका है, और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, फेसबुक ने डेटा खरीदा था, उस समय बहुत चल रहा था फेसबुक का, मार्क जकरबर्ग का, इंडियन गवर्नमेंट से पूरा डेटा है। आप जो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पास ट्रू कॉलर है, कैसे दिखा देता है कि आप फलाने आदमी हैं? आपका डेटा लीक हो चुका है। आने वाले समय में आपको पता हो, एडमिशन के लिए बहुत से जो कॉलेज वाले हैं वो डेटा लेते हैं स्कूलों से, स्कूल में जाते हैं और स्कूल से डेटा लेते हैं, फलाने स्टूडेंट का ये नाम है, उसका नंबर ये है, फिर उसको कॉल करते हैं। तो आज के समय में डेटा का कितना महत्व है मालूम है आपको? हर एक व्यक्ति के पास सेल फोन है, और डेटा हैक हमारी गलती की वजह से होता है। इसलिए बोलता हूं मैं आपको, आप कहीं पर जाते हैं और थंब लगा रहे हैं तो एक चीज़ नोटिस करना कि उसका कहीं सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कैसा कचरे में तो नहीं डाल रहे हैं आप। इसलिए आप अपने थंब का सही इस्तेमाल करना भैया, कहीं पर भी लगा के छोड़ मत देना, उसकी क्लोनिंग करके आपका डेटा हैक हो जाएगा। फ़ोन में आजकल थंब वाला पासवर्ड आ गया ना, फिंगरप्रिंट्स। यकीन नहीं होता तो घर जाना, कहीं पर आप अपने पहले थंब को लगाना, उसके पूरे बार आ जाएंगे, उसके ऊपर ग्लू गम डाल के देखना आप, जब वो सूख जाएगा फिर वहाँ पर फ़ोन लगा देना, आप फ़ोन के ऊपर ऐसा टच कर देना, लॉक खुल जाएगा। हकीकत में बता रहा हूँ आपको। क्लोनिंग भी वैसी होती है, यदि आपने अभी हॉलीवुड वगैरह की कोई मूवी आपने देखा होगा तो उस मूवी में दिखाता है किसी बड़े अधिकारी का फिंगरप्रिंट लेकर उसका कैबिन खोल लेते हैं, देखे होंगे आपने।
आप किसी फिल्म के ऊपर, फिल्म का मतलब कि झिल्ली के ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर आप उसका फिंगरप्रिंट ले सकते हैं और उसको जाके क्लोनिंग करके आप उसका डेटा लीक कर सकते हो। ये वर्तमान में हो रहा है, इसलिए अपडेट रहिए। आपका जो फ़ोन है ना, और फ़ोन का जो गूगल बाबा है, वो आपका डेटा स्टोर करके रखता है, आपकी पूरी एक्टिविटीज स्टोर करके रखता है। आप फेसबुक में यदि कोई चीज़ सर्च मारोगे तो आपको उसको कहाँ दिखाएगा मालूम है? फेसबुक में कोई चीज़ सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब में दिखाएगा, यूट्यूब में कोई चीज़ सर्च मारोगे तो वही फेसबुक में दिखाता है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कोर्स होते हैं वो करोड़ों के पैकेज में, इसलिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो व्यक्ति है जिन्होंने बीटेक वगैरह कर लिया है उसको भयंकर पे बहुत ज़्यादा पावर का पैकेज आता है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पैकेज ज़्यादा रहता है उसका। मतलब कंपनी में कितना पैसा खाएगा वो, कितना पैसा खर्च कर सकता है। सुंदर पिचाई को देख लो आप, गूगल का है ना, 121 करोड़ का पैकेज है भैया साल भर का उसका। कितना पैसा खर्च करेगा यार वो, कितना पैसा खर्च करेगा? 1 करोड़ भी खर्च करेगा 1 महीने का तो भी 121 करोड़ है उसके पास। आप समझ सकते हो इतना पैसा है। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार आप लोगों के लिए बहुत बेटर फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। इलेक्ट्रिकल से जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना उसके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है आने वाले समय में। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि विदाउट पावर नो वर्क। बिना पावर के कोई काम कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते। जिस तरीके से एक पैसिव कंपोनेंट होता है, जब तक उसको आप पावर नहीं देंगे तो वो एक्टिव कंपोनेंट में काम नहीं करेगा। मतलब कि उसके साथ कोई ना कोई एक्टिव कंपोनेंट को जोड़ना होगा। जैसे कि आप RLC, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये होते हैं पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, जाओ। तो पैसिव कंपोनेंट होते हैं, उधर से जाना है ना। तो पैसिव कंपोनेंट जब तक उसको आप AC सोर्स से जोड़ोगे नहीं या सप्लाई सोर्स से नहीं जोड़ोगे तब तक वो काम करेगा नहीं। तो वैसा ही आपका और हमारा भी जीवन है, इस बात को समझे आप। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है बेटा? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो मटेरियल यूज होते हैं उनका भी एक अलग से एक सब्जेक्ट है ये मटेरियल का। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं AC फंडामेंटल थ्योरी, AC फंडामेंटल थ्योरी। अब AC फंडामेंटल थ्योरी में कुछ ऐसे की पॉइंट है जिन्हें हमें बेसिक्स के रूप में पढ़ना होता है। जैसे कि AC क्या है, DC क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, साइकिल क्या है, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी क्या है आपने पढ़े होंगे, RMS वैल्यू क्या है, ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, पावर फैक्टर क्या है। ये सारी चीज़ें जो है बेसिक फंडामेंटल थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इन फेज क्या है, आउट ऑफ फेज क्या है, और करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, इनके AC की वेव फॉर्म कैसी होती है, DC करंट के टाइप्स क्या है, AC के टाइप्स क्या हैं, ये जो है बेसिक फंडामेंटल थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर पिछली क्लास में हमने AC DC के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमें AC की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब कि तात्कालिक मान या ताक्षणिक मान, इसे हम ताक्षणिक मान भी कहते हैं, ताक्षणिक मान। तो ताक्षणिक मान या तात्कालिक मान जो होता है इससे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो उसकी वेव फॉर्म जो है वो साइनसोइडल ही होगी। तो AC की वेव फॉर्म इसे ही इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में जब हम देखते हैं तो इसका डेफिनेशन है कि किसी भी क्षण पर, अब ये क्षण जो है इसे ही हम तात्कालिक कहते हैं। देखो वर्ड, 3 वर्ड हो गए, क्षण, ताक्षणिक और तात्कालिक। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, नाम अलग अलग हैं
काम एक ही है। किसी क्षण पर जैसे मैं चलता चलता गया और रुक गया, मतलब वो भी एक क्षण हो गया, एक पल हो गया। उसके बाद तात्कालिक या ताक्षणिक, ये तीनों वर्ड की मीनिंग एक ही होती है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब कि ताक्षणिक मान या तात्कालिक मान। तो एसी के द्वारा किसी भी क्षण पर वोल्टेज या करंट का लिया गया मान, किसके द्वारा बेटा? एसी के द्वारा, अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा किसी भी क्षण पर। तो अल्टरनेटिंग करंट की जब वेव शेप आप इस तरीके से बनाएंगे तो इस वेव शेप का कोई भी ताक्षणिक मान जब अब आपको निकालना हो, मानकर चलिए कि ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये पांचवा पॉइंट हो गया, ये छठवां पॉइंट हो गया और ये सातवां पॉइंट हो गया। मैंने इसको पॉइंट में डिवाइड कर दिया। तो एसी के किसी भी क्षण पर, जैसे पॉइंट ए पर, एक पर, 1 पर, यदि बोला गया कि इस पॉइंट 1 पर एसी का तात्कालिक मान कितना होगा, तो करंट का तात्कालिक मान निकालना है या वोल्टेज का तात्कालिक मान निकालना है, वो डिपेंड करेगा कि वेव शेप आपने काहे की बनाया है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है Vm, यहाँ पर Im भी लिखा हुआ है, तो Vm से क्या हो जाएगा बेटा? वोल्टेज का तात्कालिक मान हो जाएगा और Im से करंट का तात्कालिक मान हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि पॉइंट 1 पर करंट का तात्कालिक मान कितना होगा, तो यहां पर एक फार्मूला है, इस फार्मूले के कारण इसे निकाला जाता है और उसका जो फार्मूला होता है बेटा, यदि करंट की बात करूं तो करंट का जो तात्कालिक मान है, मतलब I का, करंट का तात्कालिक मान, तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू Im साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये 1 पर है और 1 के बीच में, मतलब इस टाइप से है, इसको मैं थोड़ा यहाँ रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। ये इस टाइप से वेव शेप है और इस वेव शेप का इतना मान लिया गया, बस बाकी को हमने अभी नहीं जानते। हम कितना मान लिया गया है? सिर्फ इतना मान लिया गया है। ठीक है, यहां से हिडन करके खींच दूं मैं, तो ये सिर्फ इतना मान जब लिया गया तो यहां पर जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बनेगा, कोण बनेगा, इस कोण की बात की जा रही है। कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? बातें नहीं करेंगे। तो यहां पर पॉइंट 1 पर इसका मान कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू Im साइन थीटा। अब यदि इसको हम इस तरीके से लिखें, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ओमेगा टी होता है। थीटा का फार्मूला क्या होता है? ओमेगा टी होता है। मतलब ये फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और एक और फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब इस 2 पाई एफ में अब इस फार्मूले को आप रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर देखो, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी हो गया। अब यदि यहां पर इस ओमेगा टी का मान मैं रखूं, बातें नहीं, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा का मान क्या है बेटा? 2 पाई एफ, और टी यहां पर क्या हो जाएगा? जैसा का वैसा हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू क्या होता है? t इज इक्वल टू 1/f होता है, फार्मूला है कि नहीं? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ये एक फार्मूला है बेटा। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू Im साइन 2 पाई एफ। ठीक है, 1/ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/f हो जाएगा, क्योंकि t इज इक्वल टू क्या बेटा? 1/f। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, Im साइन 2 पाई f/t। ये इसका मान निकल जाएगा। अब इस मान में आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से t का भी मान निकाल सकते हो, यहाँ से f का भी मान निकाल सकते हो, यहाँ से Im का भी मान निकाल सकते हो और यहाँ से I का भी मान निकाल सकते हो आप। ये तो मैंने आपको बताया करंट के लिए, ऐसा ही जो है फार्मूला वोल्टेज के लिए भी बनेगा।
तो जहाँ जहाँ करंट लिखा है, आई लिखा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आई लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यहाँ पर अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि करंट का तात्कालिक मान कितना होगा, ठीक है, आप उठिए वहाँ से, बहुत देर से बात कर रहे हो। तो आई मतलब करंट का तात्कालिक मान का फार्मूला ऐसा है। तो जहां यदि वोल्टेज का तात्कालिक मान का फार्मूला हमें बनाना है तो क्या हो जाएगा बेटा, हम क्या लिखेंगे, इस आई की जगह वी लिख देंगे, आई एम की जगह वी एम लिख देंगे, बाकी सब जैसा का वैसा रहेगा। और ये तीनों फार्मूले जो है, ये तीनों फार्मूले का यूज करके हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कैसा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है बेटा, एक साइनसोइडल वोल्टेज जिसका वोल्टेज का मान दिया है V इज इक्वल टू 100 साइन 314t 340t में फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा। अब भाई फ्रीक्वेंसी का मान आपको बताना है क्या होगा। तो दिया क्या क्या है, एक तो दिया गया है ये इक्वेशन V इज इक्वल टू 100 साइन 314t और Vm का मान कितना दिया बेटा, इसको कंपैरिजन करेंगे ना, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये V के जैसे V हो गया, हुआ कि नहीं। Vm का मान कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा, साइन जैसा का वैसा है, और ओमेगा का मान कितना हो जाएगा बेटा, 314 हो जाएगा, और T जैसा का वैसा रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको मैच कर लो दोनों को, ये देखो 100 Vm का मान कितना हो जाएगा बेटा, 100 वोल्ट हो जाएगा। आप वोल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, 314, मतलब ये क्या है बेटा, ये ओमेगा का मान है 314, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अब आपको फार्मूला लगाना है, हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है तो यहाँ पर मैंने जैसे करंट का निकाले वैसा वोल्टेज का भी होता है। तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है बेटा, हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है, ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का मान जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई एफ। तो ओमेगा का मान कितना दिया है यहाँ पे, 314, 2 22/7, और फ्रीक्वेंसी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। इतना ना करते हुए सीधे या तो इस फार्मूले में मान रख दो या तो इसमें मान रख दो, इसको इधर लाओगे 314, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 7, ये हो जाएगा 44 इंटू एफ। इससे भी निकलेगा लेकिन थोड़ी लेंदी प्रोसेस है, इसमें इजी निकल जाएगा, करना कुछ नहीं है। 314 इस 44 को इधर डाल दो इसके अपान में, और f को यहाँ लिख दो जैसा का वैसा। मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 दूआ 4, 2 दूआ 4, ठीक है, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 2 साती 14, ठीक है। फिर कटेगा, कितने बार कटेगा, इसको इंटू करेंगे तो 7 साती 49 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 2 11 22, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसको इंटू करो, कितना आएगा, लगभग इसको सॉल्व करोगे आप तो 50 हर्ट्ज आता है इसका आंसर, कैलकुलेशन करोगे तो। मोबाइल से कैलकुलेशन करके देखो, 157 गुणित 7 कितना होता है, और अपान में क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करना, इतना आ जाएगा आपका 49.95। हाँ, तो अप्रॉक्स में हम कितना ले रहे हैं, 50 हर्ट्ज, ठीक है, चल जाएगा। 0.5 का टॉलरेंस हो रहा है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके आप बना सकते हैं। यहाँ पर तो ये जो है वोल्टेज का दिया है, यहाँ पर करंट का भी दे सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है, साइनोसॉइडल
वोल्टेज का उच्चतम मान 100 वोल्ट है, तो 45 अंश पर उसका मान क्या होगा, बताइए। सिंपल है, V इज इक्वल टू VM साइन थीटा दिया हुआ है फार्मूले में, तो V इज इक्वल टू आप VM कितना है बेटा उच्चतम मान, ये VM का मान है ना, 100 वोल्ट क्या है उच्चतम मान, तो कितना दिया है 100 दिया हुआ है साइन, ठीक है। अब ये थीटा एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, अब 45 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है कि नहीं, तो यहाँ पर मान रख देंगे 100 साइन 1/√2, तो ये साइन को हटा दें तो क्या हो जाएगा 1/√2, और √2 का मान कितना होता है 1.414, कितना होता है √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं, तो 1.414 कैलकुलेशन करो, तो यहाँ पर 1.414, हाँ साइन थीटा का मान लिख देते हैं भैया, साइन 45 डिग्री का मान कितना निकाले हमने 1/√2 निकाले हैं, तो अब यहाँ कैलकुलेशन कर दो, V इज इक्वल टू 100 अपान 1.414, ठीक है, तो ये दशमलव का यहाँ लिख दो, इसको ऐसा कर सकते हैं ना 1.414, तो इसका दशमलव क्या लिखेंगे 1 और 3 जीरो उतार दो, उतार सकते हैं ना, कैलकुलेशन करोगे तो V का मान आपका निकल के कितना आएगा, लगभग 70 पॉइंट कुछ निकल रहा है 70.77 वोल्ट, ये इतना इसका आंसर निकल के आता है। कुछ भी नहीं है, दिया क्या है उच्चतम मान, तो ये उच्चतम मान क्या हो जाएगा बेटा, VM का मान है 100 वोल्ट, ठीक है। 45 डिग्री दिया है तो ये किसका मान है बेटा, थीटा का मान है, ऐसा सॉल्व करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया किसी को, बन जाएगा क्या, बन जाएगा ना। चलिए उसके बाद देखेंगे एवरेज वैल्यू क्या होता है, औसत मान क्या होता है। तो औसत मान की बात करें तो टोटल ये जो एक साइकिल है, देखो ये एक साइकिल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट दिए रहे हैं, फिर यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ये समझ में आएगा बेटा। ये औसत मान कहाँ से निकल के आता है, इसी ताक्षणिक मान से निकल कर आता है, मतलब टोटल ताक्षणिक मान का योग है ना, औसत निकालता है। तो हम कैसा निकालते हैं, यदि एवरेज वैल्यू हमें निकालना है तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जितने ताक्षणिक मान है उनको योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और उसी का जितनी भी संख्या होगी उसका भाग दे देते हैं, तो हमारे पास औसत निकल के आ जाता है। जो आप मैथमेटिक्स में जैसा पढ़ते हैं वैसा ही औसत निकालना है। लेकिन हम ऐड किसको करेंगे, तो यहाँ पर यही इंस्टेंटेनियस वैल्यू के मान को ऐड करके निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू के मान को ऐड करके इस टाइप से निकाल दिए। तो ये जो है ऐसा डेज 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 आगे तक चलते जाता है, और यहाँ पर लिखेंगे उसका योग और ये उसकी संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से 6 है तो हमने 6 यहाँ पर लग दिए। इस तरीके से आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस एवरेज वैल्यू को बेसिकली इलेक्ट्रिकल में 2 तरीके से वेव के आधार पर, तरंग के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिमेट्रिकल वेव, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल वेव, मतलब कि सतत और असतत। सतत मतलब समान, असतत मतलब असमान। तो यहाँ पर इस एवरेज वैल्यू को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इस सिमेट्रिकल वेव को, बेसिकली सिमेट्रिकल वेव क्या होता है,
आगे आप जब पावर सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पर आपको सिमेट्रिकल वैल्यू और अनसिमेट्रिकल यही जो है फिर इलेक्ट्रिकल में होने वाले फॉल्ट के रूप में तब्दील हो जाता है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है। फॉल्ट समझ रहे हैं आप, जैसे 3 फेज फॉल्ट होता है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट है। सिमेट्रिकल मतलब एक समान, अनसिमेट्रिकल मतलब असमान। तो यहां पर भी ये सिमेट्रिकल वेव, अब ये वेव मतलब तरंग की बात हो रही है, मतलब तरंग का मान एक समान होगा। 0 है तो पूरी 0, 1 है तो पूरी 1, 2 है तो पूरी 2, पॉजिटिव है तो पूरी पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव है तो पूरी नेगेटिव साइकिल। तो ऐसी साइकिल जिसका मान बिल्कुल एक समान हो, सतत हो, एक जैसे हो। जैसे एक हाइट के यदि 10 स्टूडेंट को खड़े कर दें तो हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल है, सब एक समान है। तो वैसे ही सिमेट्रिकल वेव का मतलब क्या होता है, वन साइकिल में, एक साइकिल में, ठीक है, एक साइकिल में टोटल 0 होंगे। मतलब इसका जो सिमेट्रिकल वेव का एक कॉन्सेप्ट होता है कि पूरी एक साइकिल का जो मान होता है वो 0 होता है। मतलब 10 भी होंगे, 20 भी होंगे तो मान कितना रखेंगे हम, 0 रखेंगे। वो क्यों रखेंगे, क्योंकि निगेटिव जो हाफ साइकिल है या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को कैलकुलेट करता है या तो नेगेटिव हाफ साइकिल को कैलकुलेट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा रेक्टिफायर सर्किट, आपने देखा है ना, रेक्टिफायर क्या करता है बेटा, एसी को डीसी में चेंज करता है। तो रेक्टिफायर का रेक्टिफाई करने का काम क्या होता है मालूम है, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कैलकुलेट करता है, निगेटिव को करता ही नहीं। जब जो निगेटिव का जो साइकिल है उसको कैलकुलेट करता ही नहीं, मतलब उसको काउंट ही नहीं करेगा, तो वहां पर पॉजिटिव ही हाफ साइकिल बचेगा, तो वो डीसी सप्लाई बन जाएगा। यही खासियत होती है। और जब भी हम रेक्टिफायर बनाते हैं तो बेटा डायोड का यूज करके बनाते हैं। ब्लैक कलर का डायोड आपने देखा होगा, उस डायोड का यूज करके हम बनाते हैं। तो बेसिकली उसमें भी वैसे ही होता है। तो यहां पर ये जो सिमेट्रिकल वेव है इसका भी काम क्या है, यदि एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है तो उसका जो मान है वो 0 होगा, उसको 0 कैलकुलेट करेगा। इसीलिए करता है कि या तो फिर ये ऊपर की वेव शेप को पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेगा, या तो इसको छोड़ देगा, नेगेटिव नीचे की हाफ साइकिल को कैलकुलेट करेगा। इसकी एक खासियत ये है, या तो ऊपर वाला चाहिए मुझे कहता है, या तो फिर नीचे वाला चाहिए। इसीलिए इसकी एक साइकिल का जो पूरा मान है वो 0 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हाफ साइकिल को कैलकुलेट करता है, या तो पॉजिटिव की या तो फिर नेगेटिव की। इसलिए ये सिमेट्रिकल वेव कहलाते हैं। बेसिकली बेटा ये इतना अंदर का कॉन्सेप्ट जो है एवरेज वैल्यू का कोई नहीं पढ़ाता। उसके बाद है अनसिमेट्रिकल वेव। तो अनसिमेट्रिकल वेव की भी खासियत यह है कि ये जो टोटल एक साइकिल है उसमें पॉजिटिव की भी हाफ साइकिल रहेगी और नेगेटिव की भी हाफ साइकिल रहेगी। तो टोटल एक साइकिल में ये पॉजिटिव की हाफ साइकिल और नेगेटिव की भी हाफ साइकिल, ये दोनों को कैलकुलेट करता है। ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल वेव। अनसिमेट्रिकल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को इसीलिए कैलकुलेट करता है क्योंकि हमारी जो एसी वेव है ये खुद ही आधी साइकिल पॉजिटिव आधी साइकिल नेगेटिव, क्योंकि ये खुद ही अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है। समझ में आ रहा है ना आपको? अनसिमेट्रिकल फॉर्म में मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो ये अपना रूप चेंज कर रहा है। पहले मानकर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेल का रूप है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल चलता तो फीमेल का रूप ले लेता है। ये समझने के लिए, क्योंकि हाफ साइकिल जब पॉजिटिव है एकाएक फिर हाफ साइकिल नेगेटिव हो रहा है। मतलब सोचने वाली बात यह है, यदि सडनली आप गाड़ी चला रहे और ब्रेक मार दें तो क्या होगा, गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसी ही कंडीशन यहां पर आ रही है, इसीलिए यहां पर ये अनसिमेट्रिकल वेव की लिस्ट में आता है। ये अनसिमेट्रिकल वेव की लिस्ट में इसको इसीलिए डाला गया क्योंकि इसका हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव है, इसीलिए इसमें पूरी साइकिल को कैलकुलेट करते हैं अनसिमेट्रिकल वेव में। अब इसका फार्मूला जो है बेटा, इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ साइकिल का क्षेत्रफल अपान हाफ साइकिल का बेस टाइम। हाफ साइकिल का क्षेत्रफल और हाफ साइकिल का बेस टाइम, ये किसके लिए हो जाएगा बेटा, ये किसके लिए होगा ये फार्मूला, ये होगा किसके लिए हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिकल के लिए हो जाएगा, सिमेट्रिकल वेव के लिए होगा।
अच्छा, ये फार्मूला हो गया सिमेट्रिकल वेव का। तो अनसिमेट्रिकल वेव का फार्मूला क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल वेव का फार्मूला जो है ये 1 साइकिल का पूरा मान लिया जाएगा। तो यहां पर जो हाफ साइकिल लिखे हैं यहां पर क्या लिखेंगे हम? फुल साइकिल लिखेंगे, बाकी सब जैसा का वैसा। तो ये इसके 2 फार्मूले बन के आते हैं। ये बहुत अंदर का है, डीप का है, ये इतना डीप नहीं पढ़ाते। एवरेज वैल्यू का फार्मूला लिखा दिए, परिभाषा बता दिए और फिनिश कर देते हैं। ये थोड़ी अंदर की चीज़ें, ये भी आपको पता रहना चाहिए। इन फ्यूचर कहीं पर यदि आपको पूछ लिया गया वाई में क्या है, कभी कभी जैसे आप इसरो वगैरह का पेपर देंगे तो वहाँ पर 3 राउंड होते हैं। जैसे मानकर चलो आप बार्क का पेपर देने चले गए, सबसे ज़्यादा आईटी और पॉलिटेक्निक वाले बच्चे जाते हैं बार्क का पेपर देने के लिए, मैक्सिमम आईटी वाले बच्चे, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा निकलती है और सिलेक्शन की संभावना भी ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा बालाघाट के बच्चे बार्क में हैं। मेरे देखते देखते मेरे साथ में जो पढ़ाते थे सर, वो खुद बार्क में हैं, कटंगी के रहने वाले हैं, बार्क में हैं। अभी वो फीटर से उनने आईटीआई किया था, गवर्नमेंट आईटीआई से, आज बार्क में ड्यूटी उनकी। आपका सबसे पहले होता है सीबीटी टेस्ट। सबसे पहले क्या होगा बेटा? सीबीटी टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सेकंड में होता है बेटा स्किल टेस्ट। क्या होता है? स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपको प्रैक्टिकल करके बताना है, परफॉर्म करके। आपको 2 ट्रांसफार्मर देंगे, बोलेंगे पैरेलल ऑपरेशन कर दो। आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में वोल्टेज चेक करके दिखाओ। मतलब कोई भी इक्विपमेंट दे सकते हैं, अमीटर वोल्ट मीटर दे देंगे, इसको सीरीज पैरेलल में कनेक्शन करके दिखाओ। अमीटर को वोल्ट मीटर बनाकर दिखाओ, मतलब अमीटर से वोल्टेज चेक करके बताओ, वोल्ट मीटर से करंट चेक करके बताओ। तो आपको तरीका आना चाहिए, ये इसे कहते हैं हम स्किल टेस्ट। और उसके बाद होता है इंटरव्यू का राउंड, जिसे आप कहते हैं वाई। ये 3 टेस्ट क्लियर करना पड़ता है तब जॉब लगती है। और यदि आप एलएटी की जॉब करते हैं एमपीवी में, तो आपको करना क्या है? सिर्फ सीबीटी टेस्ट पास करना है, नंबर अच्छे आए तो नौकरी पक्की है कि नहीं। लेकिन यदि बार्क वगैरह में, इसरो वगैरह में आपको जॉब करना है तो ये 3 टेस्ट देना पड़ता है। तो ये जो अंदर का मैंने आपको बताया, ये जो है इसके टाइप्स, ऐसे क्वेश्चन करते हैं वाई में और स्किल टेस्ट में। आपको आप समझ में आ रहा है लेवल? तो ये चीज़ उस समय पूछी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज एसी फंडामेंटल थ्योरी का ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।